जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, सब मस्त। आज हम फिर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। कंपटीशन है तो एक अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई नया नहीं, जो पिछला हम पढ़ा रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये अगला वीडियो। ठीक, तो इसमें हम आगे का बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता पे। किस पे? वैदिक सभ्यता, जो कि हमारे एनटीपीसी स्टेट एग्जाम, किसी भी एसएससी वगैरह, इसमें यूपीएससी वगैरह में सब पूछा जाता है। इससे संबंधित जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं सब पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए इससे हम इसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की महत्ता देते हुए आज हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो हमारे इस चैनल से आराम से स्टडी कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक, तो आज हम बात करने वाले वैदिक सभ्यता पे। तो बिना किसी देरी के हमने पॉइंट पे आते हैं। इसमें वैदिक सभ्यता, इस पर हम यहाँ तक हमारा बात हो चुका था। हमारे प्यारे से YouTube चैनल, सुंदर से खूबसूरत से YouTube चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा और इसको एक 170 से ज़्यादा लोगों का परिवार बनाना है, ताकि इस परिवार में सारे लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। ठीक, अपनी इच्छाओं को जो मार देते हैं गरीबी की वजह से कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं ये हो पाता है, वहाँ ऑफलाइन कोचिंग में फीस नहीं दे पाते हैं, ये फलाना धमाका, तो इन सभी सारी चीज़ों से हमारे यूट्यूब पर आकर देखो भाई, जितने भी गरीब लोग हैं वो चाहे कुछ ना करें लेकिन एक मोबाइल ज़रूर ले लेते हैं, चाहे फिल्में देखने के लिए ले लें। तो वो अगर पढ़ना चाहते हैं, ले लिए मोबाइल, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और हमारे चैनल से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की है, ताकि जो लोग छूट रहे हैं या फिर रह रहे हैं वो हमारे वीडियो से आराम से पढ़ाई कर सके। तो हम बात करने वाले थे वैदिक सभ्यता पे। तो हमारा कहाँ तक हो गया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें ये होता है फलाना धमाका, 5 भागों में बटा होता है, कुल ग्रामीण 20 जनराष्ट्र। ठीक, तो इसी तरह क्या था कि हम वहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो हमारा राजा होता था, राजा, ठीक, तो उसको सलाह देने के लिए 2 समितियां थी, सभा और समिति, 2 चीजें नियुक्त की गई थी। सभा एक अलग चीज थी और समिति अलग चीज। दोनों में डिफरेंस क्या था? बस डिफरेंस इतना था कि सभा जो था वो बुद्धिमान और संभ्रांत लोग जो कि ज्यादा कुछ पढ़े लिखे थे उन लोगों की एक गठन था, ठीक, सोसाइटी थी। और जो समिति थी वो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग और जो समाज के थोड़े बहुत जागरूक लोग थे, उनकी एक समिति थी जो कि राजा को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ तक हो गया था। अब उसके बाद बिना किसी देरी के हमने कमांड आवर पॉइंट, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो हमारा अगला पॉइंट था कि युद्ध में कबीले की नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा। देखो, कबीला क्या होता था? अभी एक गांव और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब सारे बड़े लोग हो जाते। जैसे गांव में कितने लोग होते हैं? गांव में टोटल 1000 भी होते, 500 भी होते, 2000 होते, 3000। अब कितना ग्राम सभा लगता है आपका, उस पर डिपेंड करता है। 3 से गाँव, 4 से 5 गाँव, कितने भी गांव लगते तो उसमें 1000, 2000, 3000 इतने सारे लोग हो जाते थे। कबीले में क्या था? 100 से 200 लोग। लाइक एक सेना की टुकड़ी थी, ये किसकी? सेना की टुकड़ी थी। उसका नेतृत्व हमारे राजा जी करते थे। इसी वैदिक सभ्यता या इसी वैदिक काल में युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा जी करते थे। ठीक, और इनका एक था, ये एक शब्द का प्रयोग करते थे जिसको गविष्ठ कहा जाता था। क्या? गविष्ठ। अब ये गविष्ठ क्या होता था? देखो, गविष्ठ का मतलब था गायों की खोज। क्या?
गविष्टि का मतलब होता था गायों की खोज। अब जैसे गाय वगैरह पशु वगैरह थी, अभी जैसे सीता जी की खोज होने लगी तो क्या हुआ था कि सुग्रीव ने 4 से 6 टीमें गठन किया और उनको अनेक अनेक दिशाओं में भेज दिया था सेना की टुकड़ी के साथ। ठीक, तो उसमें क्या था कि लाइक है जब वो लोग एक जैसे गाय की खोज में नहीं, किसी पशु की खोज में निकल पड़ते हैं एक तरफ और बना के सेना की टुकड़ी, उसी तरह क्या होता था कि गायों की गविष्टि का मतलब होता था गायों की खोज। लग जाओ एक गायों की खोज में, जैसे लाखों की संख्या में या फिर 100 से 200 लोग, कबीले में 100 से 200 लोग थे, तो लग जाओ और अपने शत्रुओं का नाश कर दो या उन्हें मार दो। तो इस गविष्टि का मतलब था गायों की खोज करना। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा जी हमारे करते थे। ठीक, और गविष्ट शब्द का प्रयोग किया था किसका, इसका मतलब क्या था? गायों की खोज। अगला हमारा पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में जो हमारा समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने? ऋग्वैदिक काल में, ये पॉइंट समझने लायक है यहाँ पर, क्योंकि देखो आज भी कुछ प्रथाएं वैसे ही चली आ रही हैं और जहां तक हो सकता है अभी तक तो बनी ही है, लेकिन धीरे धीरे इनको बराबर किया जा रहा है। ठीक, तो ये तब क्या था कि ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था और वही प्रथा आज भी है, बटा था। पर कौन कौन से थे? पहला था हमारा ब्राह्मण और दूसरा हमारा था, देखो 4 समाज जो 4 वर्णों में बटा हुआ था, वर्ण का मतलब एक एक अलग अलग कालम का मतलब 4 वर्ण या फिर 4 जातियां थी। ठीक, 4 जातियां थी, उन्हीं जातियों में लोग अलग अलग बटे हुए थे। पहला जाति कौन सी थी? ब्राह्मण जाति। और दूसरी जाति हमारी कौन थी? क्षत्रिय जाति, जिसे ठाकुर कहते हैं, क्षत्रिय। और तीसरी हमारी कौन सी थी? ये थी हमारी वैश्य। और चौथा कौन था? शूद्र। ठीक, ये हमारी हो गई 4 जातियां। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण देखो, इनका जो बांटा गया था इनके कर्म के अनुसार बांटा गया था। किसके? कार्यानुसार। विभक्त किया। ठीक, इन्हें किसके अनुसार विभक्त किया? कार्यानुसार इन्हें विभक्त किया। और इन सभी का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक एक भाग है, पुरुष सूक्त। ठीक, ऐसा एक भाग है जिसमें है कि हमारे ऋग्वैदिक में जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ठीक, तो उसी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी बताएंगे, थोड़ा बहुत तो बताएंगे, लेकिन ज्यादा डिस्क्राइब या ज्यादा विस्तार में वर्णन में समझना है तो वहां पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त नामक एक भाग है, उसी में इसका उल्लेख पूरी तरीके से मिलता है। देखो, उपनिषद हमारे कितने होते हैं? उपनिषद हमारे टोटल होते हैं 108 उपनिषद। ये हमारा टोटल कितना होता है? 108। इनकी संख्या कितनी होती है? 108 उपनिषद 108 होते हैं। और हमारे जो होते हैं पुराण, महापुराण, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, तो इसी तरह के जितने भी पुराण होते हैं, वामन पुराण। ठीक, ये जो महापुराणों की संख्या कितनी? टोटल मिलाकर 18 संख्या। कितनी? 18 संख्या। और उसके बाद हमारे जो वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या कितनी? ये है 6। अब देखो, वेद और वेदांग में डिफरेंस होता है। वेदांगों की संख्या 6 है, जबकि वेदों की संख्या कितनी? वेद हमारे टोटल 4। कितने? 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। और 5वां वेद महाभारत भी होता है, महाकाव्य होता है। तो इसी तरह एक और हो जाएगा, वेदांग 6 हो जाएंगे, वेद 4 हो जाएंगे, उपनिषद 108 हो जाएंगे और महापुराणों की संख्या 18 हो जाएगी। ठीक, इतना तो समझ में आया कि ऋग्वैदिक काल 4 वर्णों में बटा हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारा कि ऋग्वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे ये व्यवसाय पर आधारित थे। किस पर? व्यवसाय पर।
इनका मेन काम क्या होता था? देखो, जो हमारा इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसी के अनुसार एक छोटा सा इसका परिचय दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, कि चतुर्वर्ण जो थे उनका कुछ उल्लेख मिलता है कि इनका जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल में माना जाता है, ठीक, परम पुरुष होता क्या है? देखो, हम लोग ऋग्वैदिक काल में परम पुरुष क्या था? परम पुरुष कहते थे। आज के तारीख में हम लोग या फिर वैदिक महापुराण में या वेदों में परम पुरुष किसे कहा गया? ब्रह्मा जी को। किसे? ब्रह्मा जी को, ठीक, कहा जाता है परम पुरुष, या फिर अर्थात इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी। क्या? ब्रह्मा जी, ठीक। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे, इन्हीं से ये जो चारों लोग उत्पन्न हुए थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं चारों का इन्हीं से जन्म हुआ कहा जाता है। और देखो, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका अधोलिखित है। महापुराण उठा के देखिए, और आप अपने वेद उठाकर देखिए, रामायण उठा के देखिए, सारी चीज़ों को अध्ययन कीजिए, तब वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, हम ये अपने आप से नहीं कह रहे हैं, ठीक, ये लिखा है, उसी को हमें खाली आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। जो लोग भूल जाते हैं हम आज उसी को पढ़ा रहे हैं। तो परम पुरुष थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से इन्हीं चारों का जन्म हुआ। पहले ब्राह्मण थे, इनका मुख से जन्म होता है, इनके किससे? ब्रह्मा जी के मुख से। और हमारे क्षत्रिय जी जो थे, इनका होता है भुजा से। भुजा यानी क्षत्रिय जो मारपीट करने में आगे होता है। और अगला होता है हमारा वैश्य, ये व्यापार करने में, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता था? ये वैश्य कौन होते थे? इनका जन्म हुआ था जांग से। काहे से? जांग से। और हमारे शूद्र जी जो थे, इनका जन्म हुआ था पैर से। काहे से? पैरों से, ठीक। पैर से इनका जन्म हुआ था। कौन कौन से? इस परम पुरुष के मुख से ये निकले थे। हमारे ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था, और जो क्षत्रिय थे वो भुजा से निकले थे, वैश्य जो थे जांघों से, शूद्र पैरों से, ठीक। ये इतना हो गया। अब इनका कार्य क्या क्या था? इन लोगों का कार्य बटा हुआ था। देखो, ब्राह्मण का काम था समाज में ज्ञान बांटना। क्या? समाज में ज्ञान बांटने का काम ब्राह्मण किया करते थे, या फिर लोगों को पढ़ाने का काम ब्राह्मण किया करते थे। और इनका क्षत्रिय का क्या कार्य था? युद्ध का नेतृत्व करते थे, या फिर जितनी लड़ाई वगैरह होती थी इन्हीं के अधीन, इन्हीं के नेतृत्व में की जाती थी। क्षत्रिय लोग जो थे लड़ने में आगे थे। और वैश्य लोग क्या थे? ये लोग व्यापार करते थे, जो व्यापार करके अनाज चावल गेहूं लाते थे, और क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र के खाने का इंतजाम किया करते थे। शूद्र क्या थे? इन तीनों लोगों की सेवा करने का दायित्व शूद्र के ऊपर सौंपा गया। चौथे समाज में, इस समाज में चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण। इसका काम यह था कि जो ऊपर तीनों लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करने का दायित्व इन्हें सौंपा गया, ठीक। ये तो हो गया इनके कार्य का विभाजन। अगला जो है कि हमारा जो ऋग्वैदिक समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का मतलब, पितृ प्रधान का मतलब इसमें कि घर होता था, सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल में बताया गया सबसे छोटी इकाई जन और कुल थी, फिर जन थी। देखो, कुल का मतलब होता है एक परिवार। जैसे आप मैं कहते ना, कुल खानदान कैसा है तुम्हारा, अच्छा या खराब है, किस कुल से हो, किस खानदान से हो। तो उसी तरह जो हमारा पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान समाज था। और ये कौन थे? कुल या फिर परिवार का मुखिया ही। पितृ प्रधान का मतलब परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। पिता जो था परिवार का मुखिया, ठीक। परिवार का मुखिया का मतलब जानते हो क्या? कि उसका परिवार जो है उसी के कहने पर चलेगा। जितना वो कहेगा बस उतना ही वो लोग कार्य करेंगे।
पितृ प्रधान का मतलब ये होता है। और बाकी बस जितना कहा जाएगा वो मतलब इनके पापा के कहने पर ही सब कुछ होगा। तो पितृ प्रधान का मतलब ये हो गया। और इसमें क्या हुआ करता था, और इस पिता को हम लोग कुलप भी कहते थे। इसे कुलप भी कहा जाता था। किसे? पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान समाज था और इसके परिवार के मुखिया पिता थे, इसे कुलप कहा जाता था। और एक बात, इसमें जो थी स्त्रियां भाग ले सकती थी। स्त्रियां हर एक कार्य में भाग ले सकती थी। पहले क्या था कि अब इससे पहले 200 साल पहले स्त्रियां किसी चीज में भाग नहीं लेती थी। उनका काम था केवल घर की रोटी खाना बनाना और कपड़े देखना। ठीक, स्त्रियां भाग लेती थी। ये हो गया। और बाल विवाह पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। प्रचलन में नहीं था। ठीक, इसका पर्दा प्रथा का मतलब जो लोग औरतें आज घूंघट डाल के अपने से बड़ों के सामने या जेठ हो गया और ससुर जी हो गए, इनके सामने घूंघट डाल के चलती थी, तो ये सब पहले नहीं था। पर्दा प्रथा इसे कहते हैं। बाल विवाह क्या था कि जैसे ब्राह्मण समाज में क्या हुआ, एक की लड़की हुई एक का लड़का हुआ, दोनों का शादी वही लग गया, तय हो गया भैया। ठीक, उसी समय तय हो गई और हुआ कि जब बड़े हो जाएंगे, बालिक हो जाएंगे, तो इन लोगों का शादी करा दिया जाएगा। इसे कहते थे बाल विवाह। ये भी प्रचलन में नहीं था। बड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को देख सुन लेंगे, पसंद कर लेंगे, तब विवाह होगा। स्त्रियां भाग लेती थी हर एक चीज में, चाहे खेल हो, चाहे वार्तालाप की चीजें हो, चाहे वाद विवाद की चीजें, सब में भाग लेती थी। ठीक, और उसके बाद क्या था हमारा कि जो विधवा थी, अगर किसी औरत का पति मर गया उसे कहते थे विधवा। वो विधवाएं जो थी अपने पति के भाई के साथ यानी अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी। देवर के साथ शादी कर सकती थी। ठीक, ये भी उस वक्त एक शासन मतलब या रूल था कि अगर जो लोग इच्छुक हैं वो अपने देवर के साथ शादी कर सकती हैं। ठीक, और इसके आगे था कि जो स्त्रियां होती थी वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी। हर एक चीज में भाग लेने में अगर शिक्षा भी ग्रहण करती थी। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब कि हर एक क्षेत्र में वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। कहने मतलब हर एक क्षेत्र में अपना काम कर सकती थी। शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी। जैसे कि लोपामुद्रा हो गई हमारी, लोपामुद्रा ये एक हमारी स्त्री थी उस वक्त की, लोपामुद्रा। और घोषा सिक्ता पाला, घोषा सिक्ता अपाला, ये कुछ फेमस नाम है। ठीक, फेमस नाम क्या, ये लोपामुद्रा, घोषा सिक्ता अपाला, ये फेमस यानी कि विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब इनको बहुत ज्ञान था। ये ऋग्वैदिक काल की फेमस महिलाएं कुछ थी और इनको बहुत ज्ञान था। ठीक, ये शिक्षा ग्रहण कर विदुषी महिलाएं थी, विदुषी। ठीक, इतना तो समझ में आया। उसके बाद क्या था, और कहा जाता है कि जो गार्गी नाम की एक महिला थी, उसी में गार्गी का भी उल्लेख होता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती भी दे दी थी। क्या? याज्ञवल्क्य को वार्तालाप की चुनौती देती। चुनौती का मतलब क्या, उनसे वाद विवाद करने की प्रतियोगिता में उनको चुनौती दे दी कि कहा कि तुम हमसे जीत नहीं सकते हो। मतलब वाद विवाद में क्या होता था कि ज्ञान की बातें होती थी, उसी में दूसरे को हराना होता, किसको ज्यादा नॉलेज बस यही बताना था। ठीक, तो उसमें गार्गी ने इनको चुनौती भी दे दिया। ये कहानी आप लोग पढ़े भी होंगे। उसके बाद जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। अमाजू किन्हें कहा जाता था, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग, ये पूछ सकते हैं अमाजू कौन थी। अविवाहित रहने वाली जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें अमाजू कहते थे। क्या? अमाजू। ठीक, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को
हम लोग अमाजो कहते थे। और एक चीज उपाध्याय होते थे, उपाध्याय किन्हें कहा जाता था, लिख देते हैं, बाकी आगे समझ लीजिएगा। उपाध्याय, मेन पॉइंट उपाध्याय। देखो जीविकोपार्जन के लिए जो वेदांग पढ़ाते थे, वेदांग, जैसे कि आज के टीचर हैं, अपने फीस लेते हैं और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए लोगों को पढ़ाते, 200-200 रुपये सब्जेक्ट, 500-500 रुपये, जैसा भी किसी का मूल होता है वैसा पढ़ाते हैं। तो पहले क्या था, उपाध्याय वे लोग थे जो वेदांग को पढ़ाते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक, पढ़ाने वाला, इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कहा जाता था उपाध्याय। ये तो हो गए उपाध्याय। और इसके बाद हमारे आता था कि आर्य जो लोग थे, अब सीधा आर्य पर आ जाते हैं। जो आर्य लोग थे उनका मुख्य पेय क्या था, खाते पीते भी थे क्या भाई, ऐसे तो चलते नहीं थे कि मुँह बांध लिए बस चल रहे हैं जीवन भर और उनको खाने पीने की जरूरत तो है नहीं, तो उनको भी खाने पीने की जरूरत थी। तो आर्यों का मुख्य पेय हुआ करता था सोमरस। क्या, आर्यों का मुख्य पेय सोमरस। सोमरस, अब ये सोमरस होता क्या है, हम काफी खोज करने के बाद ये पता चला कि सोमरस जो होता है ये कि वनस्पतियों से बनाया जाता, ऐसा उल्लेख एक किताब में दिया है। लेकिन सुनो, सोमरस होता क्या है, पहले जो देवी देवताओं के समय में सोमरस का उल्लेख था उसे कहते थे अमृत, ठीक, उसे क्या कहा जाता था, अमृत। देवी देवताओं के समय में उसे अमृत कहते थे। लेकिन ये जब आर्यों के समय प्रचलन में आया सोमरस, तो इसे क्या कहते थे, इस सोमरस जो था ये बनता था वनस्पतियों से। वनस्पतियों में केवल किताब में वनस्पति दिया गया है, लेकिन हम बताते नहीं, सोम नाम का एक पौधा हुआ करता था, जैसे नीम और वगैरह के नाम के पौधे हैं, वैसे सोम नाम का एक पौधा था जिन्हें पीसकर और छान लिया जाता था, उससे जो कि जूस निकलता था, उसी में शहद मिलाकर, शहद क्या, उसमें नहीं, दूध और दही मिलाकर, और उसके बाद उसमें मात्रा अनुसार घी और शहद मिलाकर उसका जो सेवन किया जाता था उसे सोमरस कहते थे। इसका स्वाद पीने में बहुत अत्यंत मधुर या मीठा था, इसीलिए लोग इसे पीते थे आर्य लोग, ठीक। इनका आर्यों का मुख्य पेय क्या था, सोमरस, और जो कि वनस्पतियों से बनाया जाता था, ठीक, ये हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन से, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, 3 टाइप के पहनते थे कपड़े। पहला वास था, दूसरा अधिवास, वास, अधिवास, और हमारा तीसरा था उषडीस। क्या था, उषडीस, लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा जूम करके, उषडीस, वास, अधिवास और उषडीस। और जो अंदर के कपड़े पहनते थे, जैसे हम लोग आज बनियान पहनते हैं अंदर, ठीक, अंडरवियर और बनियान, तो उसे क्या कहते हैं, नीवी कहते थे लोग। अंदर पहनने वाले कपड़े, अंदर पहनने वाले कपड़े नीवी कहते हैं। क्या, नीवी कहा जाता था इन्हें, ठीक। तो ये 3 तरह कपड़े पहनते थे, वाद, हसीवाद, अधिवास, उषडीस, और अंदर जो कपड़े पहनते थे उन्हें नीवी कहा जाता था, ठीक। और एक बात, आज साइंस आज आगे है, अभी पिछले 5-10 सालों में, ठीक, 10 सालों से साइंस बढ़ा है, लेकिन साइंस से पहले हमारे जो वेद पुराण और जो ज्ञानी लोग थे, साइंस से बहुत पहले, आज से जब कल्पना भी नहीं की होगी कि साइंस तब था, तब हमारे कुछ ऐसे महर्षि लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जब साइंस प्रचलन में भी नहीं था तब ये लोग खोज कर देते थे, ठीक। अभी नेट पर डालते कि ये तिथि कब है, आगे क्या होगा, लेकिन अभी यहाँ से जाओ काशी में 6 के पंडित 6 जोड़े, और वो बना देते हैं कि आज से इतने दिन बाद अमावस्या है, आज से इतने दिन बाद पूर्णिमा है, इस तारीख को ये घटित होगा, इसको पानी गिरेगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं, फसल अच्छी होगी। तो अब साइंस क्या करता है, सैटेलाइट छोड़ता है, इतना खर्चा करता है, और हम लोगों में इतनी वो थी एनर्जी कि हम लोग पहले ही उसको बता देते थे कि कब क्या होने वाला है। मतलब इतने ज्ञानी लोग हमारे इसमें समाज में पड़े हुए थे, ठीक। तो
उसी पर बात करते हुए एक लोग आए हमारे महर्षि कणाद। कौन? एक महर्षि है, महर्षि कणाद। इनका अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका कहीं ना कहीं नाम सुना होगा और परमाणुवाद में। तो सबसे परमाणुवाद किन्हें कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक डाल्टन को, आधुनिक परमाणुवाद का जनक। ठीक, परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक, अब उससे भी छोटी इकाई को भी पता लगा लिया गया है। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। परमाणुवाद का सिद्धांत सबसे पहले हमारे महर्षि कणाद ने दिया। ठीक, किसने? कणाद ने। और एक चीज, आर्यों के साधन, मुख्यतः मनोरंजन के साधन कौन थे? आर्यों के मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन उनके थे, देखो, नाच गाना। कौन कौन से? संगीत, वही नाच गाना। देखो, आज की धूम धड़ाम वाले गाने, लेकिन पहले क्या था? गिटार पे, सितार पे, तबला पे, इसी सब पे करके एक संगीत बजाते थे। वो बहुत मधुर होता था, सुनते थे तो इतना आराम मिलता था। तो संगीत था। और रथ दौड़, जो खेल हुआ करते थे, वो भी उनके मनोरंजन के साधन। रथ दौड़, घुड़दौड़। घुड़ क्या था? घोड़ा लोग पर बैठकर दौड़ लगाते थे, उसे घुड़दौड़ कहते थे। रथ बांधकर घोड़े से दौड़ते थे, उसे रथ दौड़ कहते थे। और एक था ध्रुव कीड़ा। ध्रुव कीड़ा का नाम भी फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे, जानते हैं, जिसमें कि अर्जुन लोग अपना पांचों पांडव सब कुछ हार गए थे, उसे ध्रुव कीड़ा कहते हैं। तो ये इतने जो थे, ध्रुव कीड़ा, घुड़दौड़, रथ दौड़, संगीत, ये सब आर्यों के मनोरंजन के साधन। ठीक, और इनका सबसे, देखो, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा, इसीलिए घुड़दौड़ और रथ दौड़ दोनों में घोड़े का यूज होता है। ठीक, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। और देवता कौन सा था? इंद्र देवता। इंद्र देवता का मानने का एक इनका कारण था कि ये लोग जो थे, इनका मुख्य साधन था, देखो, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसी पर इनका प्रिय देवता कौन है? इंद्र देवता। ठीक, इसी पे हम बताते हैं इनका साधन मुख्य क्या था। आर्यों का मुख्य साधन था, साधन कृषि व्यवसाय, कृषि, और दूसरी चीज क्या है? पशुपालन। कृषि मतलब खेती बाड़ी, और पशुपालन का मतलब गाय भैंस पालना, दूध वगैरह का। ठीक, तो कृषि का मतलब क्या होता था? कृषि के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे धान के लिए हमारे पूरी बरसात, पूरा एकदम पानी एक तरफ से चलता रहे धान में, तब जाकर अच्छी फसल होगी। इसीलिए हम लोग इंद्र देवता का पूजन करते थे कि अच्छी बरसात होगी, अच्छी फसल होगी, हमारे लोगों में खाने पीने की, मतलब खाने पीने के लिए धान की मात्रा अधिक मात्रा में पैदावार होगी। इसीलिए इंद्र देवता का पूजन किया जाता था, और ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं था। और एक जाते जाते लास्ट पॉइंट बता रहे हैं मेन, उसके बाद फिर हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे सब कुछ, फिर तीसरे पार्ट में बताएंगे, फिर चार पार्टों में हमारा खत्म होगा। अगला पॉइंट हमारा है, इनके द्वारा खोज की गई सबसे पहली धातु। आर्यों ने सबसे पहले लोहा खोजा था। आर्यों ने लोहा खोजा। ये पूछा जाता, लोहे की खोज सर्वप्रथम किसने की? लोहे की खोज आर्यों ने की। ठीक, आर्यों ने लोहे की खोज की, और जिसे श्याम अयस्क कहते थे। क्या? लोहा, श्याम अयस्क। श्याम अयस्क क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, या फिर तांबे को लोहित अयस्क कहते थे, और तांबे को लोहित अयस्क। ठीक, आर्यों ने लोहे की खोज की थी, जिसे श्याम अयस्क, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। बस आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना वीडियो, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इससे भी अच्छा कुछ नया इंटरेस्टिंग और रुचिकर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम दोस्तों यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। तो हमारे
वीडियो को देखते रहिए और प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। क्या अपने कि जितने भी डिस्कशन है या फिर जितने भी डाउट है क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारे लोगों के डाउट पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में।